चलिए तो शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर्स हमारा 24 मई 2025 का, जो इस प्रकार से है। पहला प्रश्न है कि हाल ही में 24वीं हिंद महासागर रिम एसोसिएशन, जिसको रिम एसोसिएशन को हम लोग बोलते हैं आईओ, इंडियन ओशन रीजन एसोसिएशन की मंत्री परिषद की बैठक की अध्यक्षता किस देश ने की है ना। देखिए, इंडियन जो हिंद महासागर बोलेंगे तो जाहिर सी बात है कि वो जो अध्यक्षता करेगा तो वो हिंद महासागर के ही देश करेंगे, कोई दूसरा अमेरिका नहीं करेगा। क्योंकि इंडियन ओशन जो है उससे संबंधित कंट्री कौन से हो सकते हैं, तो इंडियन ओशन से संबंधित कंट्री आपके श्रीलंका होंगे, पाकिस्तान, इंडिया, आपका सऊदी अरब, यमन, ओमान, ये सब जो कंट्री होंगे वो सब इंडियन ओशन से रिलेटेड होंगे। तो जाहिर सी बात है उन्हीं में से कोई एक करेंगे। तो यहाँ पर इसलिए ये बात मैंने आपको बोला कि ऑप्शन तलाशने में इन सब चीजों का ध्यान रखना जरूरी है ना, ताकि उसका आपका जो काम होगा वो क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि अगला प्रश्न कहता है कि कैल्शियम कार्बाइड जैसे प्रतिबंधित पकाने वाले रसायनों के उपयोग के लिए निगरानी और प्रवर्तन को तेज करने, निगरानी और प्रवर्तन का मतलब होता है लागू करना, किसी चीज को लागू करने को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रवर्तन कहते हैं। ठीक है, तो वही कह रहा है कि प्रवर्तन को तेज करने का निर्देश किस संस्था ने दिया है। तो आपको मालूम होना चाहिए कि भारत में खाने पीने की चीजों पर कंट्रोल, नियंत्रण करने के लिए, उसको सही तरीके से जनता तक पहुंचाने के लिए जो काम करता है, गुणवत्तापूर्ण खाना है ना, गुणवत्तापूर्ण खाद्य पदार्थ जनता तक पहुंचे, इस बात का जो देखभाल या निगरानी जो करता है वो एफएसएसआई करता है। एफएसएसआई का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है फूड स्टैंडर्ड एंड सेफ्टी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। तो एफएसएसआई जो है इसको 2006 के अधिनियम के द्वारा बनाया गया था, 2006 के कानून के तहत एफएसएसआई फूड स्टैंडर्ड एंड सेफ्टी अथॉरिटी ऑफ इंडिया को 2006 के कानून, 2006 के अधिनियम के द्वारा भारत में लागू किया गया था। और इसका काम भी आपको पता चल चुका है कि क्या काम है। खैर, नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे कि हाल ही में अमेरिका ने किस देश से सारे प्रतिबंध हटा लिए हैं। आपको मालूम है कि अमेरिका, जैसा कि वो अपने आप को दुनिया का बॉस मानता है और है भी हकीकत में, आप भले एज एन इंडियन ना माने, मगर चूंकि एक सुपर पावर है, उसके पास धन भी है, ताकत भी है, तो ऑफिशियली रहेगा ही वो। ठीक है, तो बात ये कर रहे थे कि अक्सर क्या करता है अमेरिका के डिफरेंट कंट्रीज को जो उसके आइडियोलॉजी के अगेंस्ट होता है वो उसको प्रतिबंधित करता है ना। तो इसी संदर्भ में अभी सीरिया जो है उस पर से उसने क्या किया, प्रतिबंध को हटाए हैं। सीरिया जो कि 2011 से युद्धरत है, चूंकि वहां पर सिविल वॉर चल रहा है, तो वहां पर जो असद सरकार थी, तो उस असद सरकार को हटा करके वहां पर अब एक अहमद अल शबा जो है सो अभी गवर्नमेंट में वहां पर आ गए हैं, अहमद अल शबा है ना, अहमद अल शबा वहां पर भी सरकार में आ चुके हैं। तो कंट्रोवर्सीज थे, तो वहां पर बहुत सारे ऐसे सिविल वॉर भी हुए थे, इनह्यूमैनिटी है ना, मानव अधिकारों का क्या होता वायलेशन हुआ था बहुत ज्यादा बड़े पैमाने पर। इसलिए अमेरिका ने क्या था कि सीरिया को बहुत सारे प्रतिबंध लगाए थे। हालात सुधर गए, इसके वजह से क्या हुआ कि अमेरिका ने वो प्रतिबंध को हटा दिया है। ठीक है, तो बाकी इराक पर तो ऑलरेडी प्रतिबंध, बहस, लड़ाइयां चलते रहती हैं। आपको मालूम होगा क्यूबा जो है एक कंट्री है, ये कभी झुकने वाला नहीं है अमेरिका के सामने, है ना। ये काफी पढ़ेंगे इतिहास में, वर्ल्ड हिस्ट्री में, तो आपको अमेरिका और क्यूबा के बारे में पता चलेगा क्या है। तो इसको आज छोड़ते हैं करंट अफेयर्स की क्लास से, आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो ये है कि किस ग्लेशियर को मृत घोषित किया गया है। अब मतलब सोचिए कि ग्लेशियर भी मृत है ना, तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका अर्थ क्या हुआ। इसका अर्थ ये हुआ कि अब वो जो ग्लेशियर में जो बर्फ जो थी जमी हुई, क्योंकि बर्फ का जो बंडल होता है, जो बर्फ जो जमा होता है बहुत बड़े पैमाने में, तो जब तक वो है तब तक उसको हम ग्लेशियर कह रहे हैं। वो खत्म हो गया तो वो डेड हो गया। तो वही जो कह रहा है कि किस ग्लेशियर को हमने क्या किया है कि, तो ये जो याला है ना, जो कि नेपाल में पड़ता है, ये भी हो सकता है सवाल आपको ये पूछ दे कि याला ग्लेशियर जो कि मृत घोषित कर दिया गया है वो किस देश में है। तो याद रखेंगे कि याला जो ग्लेशियर है वो नेपाल में है, जिसे मृत घोषित कर दिया गया है। यहां पर एक और ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, सियाचिन। सियाचिन जो है वो विश्व का सबसे बड़ा ग्लेशियर कहलाता है और सबसे ऊंचा युद्ध रण क्षेत्र भी कहलाता है।
एक तो ये हो गया, आपको यहाँ से पता चल गया ये सब चीजें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा होगा वो ये है कि प्रवासी बच्चों के शिक्षा के लिए केरल सरकार ने किस योजना की शुरुआत की है। तो असल में ये जो केरल सरकार, चूंकि आप जानते हैं कि बहुत सारे सामाजिक सुधार, सोशल रिफॉर्म करने का जो काम है वो केरल सरकार बहुत करते रहती है, इसलिए कभी कभी अगर आपको जवाब ना मिले तो आप केरल की तरफ मूव कर सकते हैं, किस्मत अच्छा रहा तो वो सही भी हो सकता है। ठीक है, तो केरल सरकार ने क्या किया कि ज्योति योजना जो है सो वो लागू किया है प्रवासी बच्चों के लिए, यानी कि जो बच्चे बाहर से आकर के वहां रह रहे हैं उनके लिए। ठीक है, एलईडी वगैरह इसलिए बोले कि कुछ होते हैं कि बाकी ऑप्शन पर भी ध्यान जाएगा लोगों का, तो जिनका ध्यान गया होगा एलईडी और के ऊपर या जो बाकी ऑप्शन है आपका पंचूरण के ऊपर, जिन स्टूडेंट्स का ध्यान इस ऑप्शन पर गया होगा कि शायद ये हो सकता है, तो वो अपना पढ़ाई लिखाई का लेवल को ठीक करें, है ना। कभी कभी कुछ ऑप्शन हम देते हैं ऐसा ताकि सेल्फ जजमेंट आपका हो, चुके हम यहाँ से तो ऑनलाइन तो आपको जजमेंट कर नहीं सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की कुल प्रजनन दर, टोटल फर्टिलिटी रेट, है ना। शॉर्ट में आपको जो मैगजीन वगैरह में मिलेगा वो TFR करके आपको मिलेगा, TFR, है ना। आपको जो मैगजीन जब आप पढ़ेंगे तो वहां पर TFR, टोटल फर्टिलिटी रेट करके मिलेगा, है ना। तो टोटल फर्टिलिटी रेट का मतलब ये होता है कि एक माँ कितने बच्चे को औसतन जन्म देती है ना। इसी को हम लोग बोलते हैं टोटल फर्टिलिटी रेट या कुल प्रजनन दर। तो अभी जो कुल प्रजनन दर जो रेट चल रहा है वो चल रहा है 2.0, है ना। और ये बहुत अच्छी बात है कि बढ़ते भारत, विकसित होते हुए भारत में प्रजनन दर का कम होना ये अच्छी बात है, मगर खतरे की बात ये है कि 2 पॉइंट एकदम बिल्कुल रेड लाइन पर हम हैं। अगर 2 से नीचे अगर आएंगे तो हम फिर डेंजर जोन में चले जाएंगे, चीन के राह पकड़ लेंगे, क्योंकि 2 के नीचे अगर आपका आया, वैसे तो रेट पर हम है ही है, लाइन पर खड़े हुए, लाइन के बल्कि इधर है, चूंकि 2.1 जो होता है ये सबसे नोबेल, है ना, सबसे बेहतरीन फर्टिलिटी रेट माना जाता है, तो है ना, फर्टिलिटी रेट सबसे बेहतरीन ये माना जाता है। तो आप समझ सकते हैं, अंदाज लगा सकते हैं कि हम कहां पे खड़े हैं। और 3.5 जो है ये डिजास्टर माना जाता है, जिसको बोलते हैं लोग जनसंख्या विस्फोट, है ना। तो अब सवाल ये है कि इनमें से सबसे ज्यादा, मतलब कि ये तो हुआ पूरे राष्ट्रीय स्तर पर जो है वो 2.0 है, तो हर स्टेट का अपना कुछ होगा। तो बिहार जो है वो इसमें 3 पर है ना। बिहार जो है वो कहां पर है, 3 पर है। तो ये बहुत ही अच्छी बात नहीं है कि चूंकि इससे पता चला कि बिहार में जनसंख्या जो है तो काफी तेजी से अभी बढ़ रही है। तो जनसंख्या बढ़ने का दर जो आपको अक्सर जो नजर आएगा वो आपको हिंदी पट्टी क्षेत्र में ही आपको ज्यादा देखने के लिए मिलेगा। पूरा जब रिपोर्ट आप पढ़ेंगे तो उस रिपोर्ट में जब एक एक स्टेट का आप जब अध्ययन करेंगे तो आप देखेंगे कि दक्षिण भारत के जो राज्य हैं उनका फर्टिलिटी रेट जो है वो क्या है, 2 या उसके नीचे ही आपको आसपास में मिलेगा, और जो हिंदी पट्टी या उत्तर भारत के जो राज्य हैं उनमें आपको बहुत अधिक बढ़ता हुआ नजर आएगा। तो ये इसलिए कहते हैं दक्षिण भारत राज्य जो है वो संवेदनशील हो चुके हैं, काफी में एजुकेशन अवेयरनेस काफी ज्यादा आ चुका है। ठीक है, ये सब विषय हम लोग बात करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि हाँ, अब इसी विषय पर हम लोग बात करेंगे कि जो अभी रिपोर्ट हमने पढ़ा उसको कुछ और जो जानकारी वो ये है कि ये जो रिपोर्ट जारी किया गया वो सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम ने ये रिपोर्ट बनाया है ना। और इसलिए संरचना में जो बदलाव आया वो क्या है कि 0 से 14 वर्ष की आबादी में गिरावट देखने के लिए मिली है। अगर आपसे पूछ जाएगा कि बताएंगे कि जो अभी जो रिपोर्ट जो सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम ने जो जारी किया है उसमें 0 से 14 वर्ष के जो आबादी है उसका क्या हुआ, है ना, गिरा है, बढ़ा है, कोई परिवर्तन नहीं हुआ है ना, कुछ भी इस तरह से प्रश्न किया जा सकता है। तो बताएंगे कि गिरावट आई है, 0 से 14 वर्ष के बच्चों की आबादी में गिरावट आई है। कह रहा है कि 1971 में 41.2% से घटकर 2021 में कितना हो गया है, 24.8% हो गया है। एक बहुत अच्छी बात है कि 15 से 59 वर्ष, है ना, कि जो लोग हैं जिसको हम लोग कार्यशील आबादी कहते हैं, याद रखिएगा कि पूछे प्रश्न आपसे किया जा सकता है कि कार्यशील आबादी किसको कहते हैं। तो 15 से 59 वर्ष की आयु जो होती है उसे हम लोग कार्यशील आबादी कहते हैं। तो इसमें क्या मिला हमको, वृद्धि मिला है, और वो क्या है कि 53.4% बढ़ करके ये 66.2% हो गया। इससे पता चलता है कि भारत में मैन पावर बहुत है। ये बहुत ही सही समय है कि भारत की इस आबादी का भारत सरकार को इस्तेमाल करना चाहिए, हाँ, ताकि वो विकसित देशों में खड़ा हो सके, जिस तरह से चीन अपने इस आबादी का प्रयोग कर रहा है या कह लिए कि अब कर चुका है। 60+ वर्ष की जो आबादी है, 60 से अधिक वर्ग उनमें वर्ष की आबादी जो बढ़ी है वो 6% से बढ़कर 9% हो गई है ना। यानी कि 60 साल या से अधिक आबादी वाले जो लोग हैं
उनकी आबादी कहाँ तक चली गई है, 9% हो गई है। तो बहुत अच्छी बात है कि हम लोग ये जो आबादी है वो काफी बेहतरीन है और इसका प्रयोग किया जाना चाहिए। ठीक है, अब हम लोग अगले प्रश्न के ऊपर जाते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न ये है कि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, जिसको हम लोग कहते हैं यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, फिर से बोल रहे हैं यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा जारी नवीनतम मानव विकास रिपोर्ट, जिसको हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट रेटिंग, है ना, रिपोर्ट, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट के अनुसार भारत में मानव विकास सूचकांक यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में कितना रैंक प्राप्त किया है। तो ये क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझेंगे क्या क्या बोल रहा है। ये इतना इसलिए है ताकि आपको ये समझ आए कि क्वेश्चन इस तरह से भी किया जा सकता है कि मानव विकास सूचकांक जो है वो कौन जारी करता है ना। तो ये उसका उत्तर आपको ऊपर में मिल जाएगा। तो अभी जो भारत का जो HDI है, भारत का जो HDI है वो है 130, इसके पहले था 133, है ना, पहले 2024 में। अभी 2025 में जो है वो क्या हो गया है, 130 हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला प्रश्न कहता है कि पीएम मोदी ने 1100 करोड़ रुपए खर्च कर, है ना, रुपए की योजना के तहत 18 राज्यों में कितने अमृत स्टेशनों का उद्घाटन किया है। अमृत स्टेशनों का मतलब यहाँ पर यह है कि जो डेवलप, अभी आप देख रहे हैं कि हमारे गया शहर में भी स्टेशन को क्या किया जा रहा है, रीडेवलप किया जा रहा है, कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है। उसी तरह से और भी 103 जो स्टेशन है उनको डेवलप किया जा चुका है ना, उनको रिकंस्ट्रक्ट कर दिया जा चुका है। तो उन स्टेशनों को अमृत स्टेशन के नाम से, अमृत स्टेशनों के नाम से उद्घाटन उसका किया गया। तो 103 स्टेशन याद रखेंगे। ठीक है, तो क्या है अमृत स्टेशन, कितने, 103 अभी मोदी जी ने क्या किया है, उनका उद्घाटन किया है। उसके बाद क्या है कि प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में भारत की रैंकिंग क्या है ना। तो अभी जो भारत की रैंकिंग है प्रेस स्वतंत्र इसमें, तो वह है 151 है प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में। किसमें, प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, है ना। इसमें आपको क्या है कि भारत का जो रैंकिंग है वो 151 है। इसके पहले था 159। आप समझ सकते हैं कि हमारी मीडिया कहां पर खड़ी हुई है, इस रैंकिंग से आप समझ सकते हैं। भले भारत में अपने में ही आपस में लोग नंबर वन का गेम खेलते रहे, लेकिन अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत में मीडिया का जो हाल है वो बहुत ही बुरा है। तो 193 कंट्री के जो सर्वे हुआ था वो 193 कंट्री में आपको भारत का जो रैंकिंग है 151 आया है। तो इसको जारी कौन करता है, तो इसको जारी करता है प्रेस विदाउट बॉर्डर, विदाउट बॉर्डर, है ना। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। अगला प्रश्न है कि भारत कब तक दुनिया का शीर्ष आलू उत्पादक देश बन जाएगा। तो इसका उत्तर आप लोग ध्यान दीजिए कि भारत कब तक दुनिया का शीर्ष आलू उत्पादक देश बन जाएगा। तो इसका जो सही उत्तर है, काफी आपको मुश्किल होगा ऑप्शन में, लेकिन इसका सही उत्तर है 2050। अब सोचिए कि 2050 का गणित हम लोगों ने अभी 2025 में ही बैठा लिया, 25 साल पहले ही। असल में क्या है कि इंटरनेशनल पोटैटो काउंसिल जो है ये है पेरू में, तो वहां पर अभी बैठक हुई थी और उसमें जो है सो ये बात रखा गया था, मतलब कि जो उनका अपना सर्वे था उस हिसाब से उन्होंने बताया कि 2050 तक भारत आलू का सर्वाधिक उत्पादक देश बन जाएगा। कारण क्या है कि हम लोग चिप्स वगैरह बहुत ज्यादा खा रहे हैं, है ना, ऐसा बात नहीं है, ऐसे बता रहे हैं। हम लोग का आबादी बढ़ता चला जा रहा है, कंजम्पशन बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। तो एक तो ये चीज हो गया। अच्छा, आप ये बताएंगे कि एक प्रश्न है आपसे कि पेरू जो है वो पेरू की राजधानी क्या है। ये प्रश्न है आपके लिए, आप लोग अपने कमेंट बॉक्स में हमें बताएंगे कि पेरू की राजधानी कहाँ है और ये किस कॉन्टिनेंट में है। ठीक है, तो आज का जो करंट अफेयर्स का क्लास हमारा समाप्त होता है। धन्यवाद।